सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हैचर, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2006 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम यहाँ पर एक फादर और उसके बेटे को देखते हैं जो कि यहाँ पर मगरमच्छ पकड़ने के लिए आए हुए हैं। पर काफी देर हो जाने के बावजूद भी उन्हें कोई मगरमच्छ नहीं मिलता है, तो उसके बेटे को वॉशरूम जाना था, जिसके बाद वो अपने डैड को वहीं पर छोड़ करके वॉशरूम चला जाता है। पर जब वो वापस आया तो उसे उसके डैड कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ढूंढने पर उसे उसके डैड की बॉडी मिलती है जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह से काट कर रखा हुआ था। अब वो बेचारा कुछ सोच पाता या समझ पाता, इतने में ही कोई उसे पीछे से खींच ले जाता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो गया। और इसके अगले सीन में हमें बेन नाम का एक बंदा दिखाया जाता है। दोस्तों एक्चुअल में इसका इसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुए काफी समय हो चुका है, पर स्टिल ये अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से इसका फ्रेंड इसके ध्यान को भटकाने के लिए इसे एक फेस्टिवल में लेकर आया है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऑलरेडी मौजूद थी, पर बेन को किसी में भी वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो फेस्टिवल को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाता। पर इसी बीच उसे पता चलता है कि आसपास कोई हॉन्टेड टूर करवाता है, जिसे सुन करके उसे काफी एक्साइटमेंट होती है। तो वो अपने फ्रेंड मार्कस से बोलता है कि हमें वो हॉन्टेड टूर करना जरूर जाना चाहिए। परंतु मार्कस जो कि थोड़ा सा डरता था, तो वो इस बात के लिए मना करता है, लेकिन फ्रेंड के बार बार कहने पर वो उसे ठीक से मना नहीं कर पाता और उसके साथ चल देता है। जिसके बाद ये लोग उन्हीं के पास पहुंचते हैं जो कि ये हॉन्टेड टूर करवाते थे। पर वहां का जो ओनर था वो उन्हें इस बात के लिए मना कर देता है और उनसे कहता है कि हम फिलहाल ये टूर नहीं करवा रहे हैं, पर अगर आप ज्यादा एक्साइटेड हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, वो लोग आपको हॉन्टेड टूर करवा देंगे। कुछ देर के बाद वो लोग बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है टॉम से। और इसके साथ साथ उन्हें यहाँ पर दो लड़कियां और भी दिखती हैं जो कि अपनी न्यूड फोटोज को क्लिक करवा रही थी। खैर टॉम इन सभी लोगों को एक बस में बैठाता है और बस में हम देख पाते हैं कि 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं और ये सभी के सभी लोग हॉन्टेड टूर करने के लिए ही यहाँ से जा रहे हैं। खैर कुछ देर के बाद इनकी बस एक सुनसान जंगल में रुकती है और इन्हें बाहर उतरने को कहा जाता है, क्योंकि आगे का रास्ता अब बोट से ही तय करना था। पर जैसे ही वो लोग बोट पर बैठते हैं तभी हम देखते हैं कोई अनजान सा बंदा उन्हें आगे बढ़ने से मना कर रहा था। ये सभी लोग सोचते हैं कि शायद वो मेंटली डिस्टर्ब है, इस वजह से ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, इसलिए वो लोग उस पर ज्यादा ध्यान न दे करके अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक कैबिन दिखाई देता है, जिस पर टॉम उन्हें बताता है कि ये कैबिन विक्टर क्रॉली का है। एक्चुअल में विक्टर क्रॉली जो था वो बचपन में बहुत ज्यादा बदसूरत हुआ करता था, जिस वजह से ना तो उसे आसपास के लोग पसंद करते थे और ना ही उसके खुद के फादर, जिस वजह से उन्होंने अपने ही बेटे की जान एक कुल्हाड़ी से ले ली थी। और तब से आज तक वो पूरे जंगल में अपने फादर को बदला लेने के लिए ढूंढता रहता है। खैर उसकी कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, पर इन लोगों को घंटा उस पर बिलीव नहीं होता और कहते हैं कि तुम सिर्फ बांध रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद ये लोग बस थोड़ी सी दूर ही जा पाते हैं कि इतने में ही इनकी बोट कुछ पत्थरों में फंस जाती है, जिस वजह से बोट ना आगे जा रही थी ना पीछे। काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी बोट न टस से मस होती है, पर इतने में ही बारिश जरूर स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से इनकी मुसीबत जो थोड़ी थी वो बढ़ करके और बड़ी हो जाती है। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं था कि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से पानी के स्तर बढ़ने लगता है और उनकी नाव पानी में ही डूबने वाली थी। अब इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें बोट से उतरना पड़ेगा, जिस वजह से जिनी नाम का एक बंदा बोट से उतरने के लिए जैसे ही उठता है उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। और नदी के अंदर पहले से ही घात लगाए बैठा एक क्रोकोडाइल उसके पैर को नोच लेता है। अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा चीख रहा है, तड़प रहा है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने आगे नहीं आ रहा। लेकिन इतने में ही हम एक बंदी को देखते हैं। दोस्तों इसका नाम मैरी है। ये अपने पास रखी हुई एक पिस्टल की हेल्प से उस क्रोकोडाइल को मार देती है, जिस वजह से उसका पैर निकल जाता है और ये सभी लोग सेफली बोट से बाहर आ जाते हैं। पर बाहर आते ही ये सभी लोग टॉम को भला बुरा कहने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉम ने ही जो फंसाया था। और तब जाकर के हमें पता चलता है कि टॉम कोई भी टूरिस्ट गाइड नहीं है, बल्कि एक्चुअल में उसे तो बस पैसे कमाने थे, इसलिए वो फेक टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा था ताकि वो जल्दी से जल्दी पैसे कमा सके। और इसके बाद वो सभी लोग मैरी से भी क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुम इस टूर में गन लेकर क्यों आई हो, जिस पर मैरी बताती है कि एक्चुअल में वो टूर में एंजॉय करने नहीं आई है, बल्कि अपने फादर और भाई को ढूंढने आई है, क्योंकि उसके फादर कुछ दिनों पहले यहाँ पर क्रोकोडाइल का हंट करने आए थे, पर वो अभी तक घर लौटे ही नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसके फादर और भाई कोई और नहीं बल्कि वही हैं जिन्हें आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और यहाँ पर मैरी इन सभी को सजेस्ट करती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस जंगल से बाहर निकलो, क्योंकि ये जंगल विक्टर क्रॉली का है। दोस्तों जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा है कि कोई भी विक्टर क्रॉली की बातों पर विश्वास नहीं करता था, तो यहाँ पर मैरी उन्हें क्लियर करती है कि तुम्हें असली कहानी पता ही नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक्चुअल में विक्टर क्रॉली जो था वो बहुत ज्यादा बदसूरत बच्चा था और यहाँ पर सोसाइटी में उसे कोई भी ना तो पसंद करता था और ना ही एक्सेप्ट करता था, जिस वजह से वो बेचारा काफी परेशान रहता था, क्योंकि उसके ही साथ के बच्चे उसे परेशान किया करते थे, चिढ़ाया करते थे। और उसके डैड ने जब ये प्रॉब्लम नोटिस की तो वो उसके साथ एक जंगल में रहने लगे ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर हम विक्टर क्रॉली को भी देख पाते हैं जो कि लोगों के द्वारा इतना ज्यादा टॉर्चर करने की वजह से अब काफी ज्यादा सहम गया था और वो लोगों से ना मिलता है और ना ही लोगों से बातें करता है, बस घर में ही पड़ा रहता है। और इसी चलते एक दिन हैलोवीन की रात को कुछ शरारती बच्चे
उसे घर से बाहर निकालने के लिए कुछ क्रैकर्स उसके घर में फेंकने लगते हैं ताकि वो उनकी आवाज सुन करके घर से बाहर निकले और इन्हें मजा आए। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं उन क्रैकर्स की वजह से जो उसका कैबिन था वो जलने लगता है और इतने में ही उसके डैड भी वहां पर आ जाते हैं, जिसे देख करके ये लोग वहां से भाग गए। परंतु अब तक वो आग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब उसे बुझाया नहीं जा सकता, जिसके बाद उसके डैड जल्दी जल्दी से उस कैबिन के दीवार को तोड़ने के लिए उस पर हैमर मारने लगते हैं। पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस दीवार के दूसरी तरफ विक्टर करौली ही है, जिससे जाकर के सीधा वो एक्स लगती है और एक्स लगने की वजह से उसकी इंस्टेंट ही वहीं पर डेथ हो जाती है। जिस बात को लेकर के उसके डैड काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ही बेटी की जान अपने हाथों ले ली थी, जिस वजह से वो ज्यादा सालों तक नहीं जी पाते और अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी डेथ के बाद से ही उनका बेटा विक्टर करौली उन्हें हमेशा इस जंगल में ढूंढता रहता है और अगर उसके सामने कोई भी इंसान आ जाए तो वो जिंदा जा ही नहीं सकता। खैर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी ये लोग उसकी बातों पर बिलीव करने वाले नहीं थे, इवन उल्टा एक्सक्यूज देने लगते हैं कि हम लोगों ने तो विक्टर करौली का घर जाने कितनी पीछे छोड़ दिया, जिस पर वो उन्हें क्लियर कर दिए कि वो एक्चुअल में विक्टर करौली का घर था ही नहीं। विक्टर करौली का घर तो तुम लोग के जस्ट सामने ही है। जिसे देख करके वो लोग काफी डर जाते हैं और इतने में ही उन्हें कुछ क्रीपी सी साउंड सुनाई देती है। अब तक उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात पर बिलीव हो गया है, लेकिन इससे बुरी बात तो ये थी कि इन्हें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो इन्हें विक्टर करौली के घर के सामने से ही जाना पड़ेगा क्योंकि उसके घर के पीछे ही मेन रोड है। अब ये लोग काफी ज्यादा डर गए हैं, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है तो ये बेचारे चल देते हैं और सबसे आगे होती है जिनी और उसके साथ एक लड़की। और जैसे ही ये लोग विक्टर करौली के घर के पास पहुंचते हैं तो करौली जिनी को पकड़ लेता है और पकड़ते ही मौत के घाट उतार देता है और दूसरी लड़की उससे बच करके भागने लगती है, परंतु ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती और विक्टर करौली के हाथों उसकी भी मौत लिख दी जाती है। विक्टर करौली को अपने सामने आता देख के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। पर हम मैरी को देख पाते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल भी नहीं हिलती बल्कि विक्टर करौली को मारने के लिए उस पर शूट करने लगती है। हालांकि उससे वो थोड़ा सा हर्ट हो जाता है, जिसके बाद ये भी वहां से भाग जाती है और कुछ दूर जाने के बाद ये सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। पर यहाँ पर उनमें से एक बंदा मिसिंग था, जिसके बाद हम देखते हैं उस बंदे को जो बेचारा झाड़ियों में खुद को बचाने के लिए छिप रहा था। पर इतने में ही वो टकरा जाता है विक्टर करौली से, जिसके बाद वो उसकी गर्दन मोड़ करके वहीं पर उसे मौत के घाट उतार देता है। और यहाँ पर ये बेचारे इस जंगल से निकलने की काफी कोशिश करते हैं, पर घूम फिर के ये लोग विक्टर करौली के घर के सामने ही आ जा रहे थे। मतलब ये यहाँ पर भटक चुके हैं और अब इनके पास यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। पर तभी यहाँ पर मैरी उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें विक्टर करौली के घर जा करके वहां से कुछ वेपन्स निकाल लेने चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, जिस पर बेन और मैरी मान जाते हैं। तो उन्हें ही विक्टर करौली के घर भेजा जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग जब वेपन ढूंढ रहे थे तभी मैरी की नजर पड़ती है उसके डैड और उसके भाई की बॉडी पर, और जिसे देख करके वो समझ जाती है कि वो भी बेचारे विक्टर करौली के हाथ लग गए, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा दुख होता है और वो चीख पड़ती है। यहाँ पर दूसरी तरफ जहाँ पर ये लोग खड़े थे इतने में ही उन्हें झाड़ी से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करके ये लोग झाड़ी में चेक करने जाते हैं, पर इन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पर तो एक छोटा सा जानवर है, लेकिन इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि विक्टर करौली जस्ट इनके पीछे ही खड़ा है। जिसके बाद वो उनमें से एक लड़की को पकड़ करके उसके मुंह पर एक चिनसॉ को चलाने वाला था, लेकिन इतने में ही मैरी वहां पर आ जाती है और किसी तरह से उस पर अटैक करके उस बच्ची को छुड़ा लेती है। पर अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और उस बेचारी की वहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद बेन किसी तरह से उसे खींच करके अपने साथ ले जा रहा था। हालांकि वो मैरी को तो बचा लेता है पर टॉम को नहीं बचा पाता और टॉम करौली के हाथ लग जाता है, जिसके बाद वो एक फावड़े की हेल्प से उसके गर्दन को ही उसकी बॉडी से अलग कर देता है। हालांकि वो बेचारी बच्ची जेनी थोड़ी सी बच्ची जरूर होती है, लेकिन विक्टर करौली उससे भी नहीं छोड़ता, उसे रखे हुए एक भाले के ऊपर पटक देता है, जिससे भाला उसके शरीर के आर पार हो गया और उसकी भी डेथ हो गई। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये बेचारे अब तक भागते भागते थक चुके हैं और इन्हें कहीं न कहीं रियलाइज हो चुका है कि अगर ये ऐसा ही करते रहे तो जल्दी ही विक्टर करौली के हाथों मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें अगर यहाँ से बचना है तो उन्हें विक्टर करौली को मारना पड़ेगा। जिस पर मैरी उन्हें सजेशन देती है कि जब वो उसके घर पर गई थी वेपन्स ढूंढने के लिए तब उसने नोटिस किया था कि अंदर बहुत सारा फ्यूल रखा है, तो वो लोग अगर चाहें तो विक्टर करौली को फ्यूल की हेल्प से जलाकर मार सकते हैं। तो बेन को अंदर भेजा जाता है फ्यूल लाने के लिए और बाकी के सभी लोग बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन इतने में ही बेन नोटिस करता है कि उन्हीं में से एक साथी का सर उसके सामने आकर गिरा है और वो कुछ समझ पाता है कि ये कहाँ से आया। इतने में ही उसने नोटिस किया कि विक्टर करौली जस्ट उसके सामने ही खड़ा है, जिसके बाद वो हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह से उस पर फ्यूल डालता है और उसे आग लगा करके मरने के लिए छोड़ देता है। परंतु हम देखते हैं यहाँ पर इनकी किस्मत इनका साथ देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, क्योंकि इतने में ही बारिश स्टार्ट हो जाती है और विक्टर करौली को जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके मारा है उसकी आंख बुझ गई। जिसके बाद अब यहाँ पर रुकना मतलब मौत को दावत देना, तो ये लोग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग पड़ते हैं और भागते भागते ये लोग एक ग्रेवयार्ड के पास पहुंचते हैं। परंतु अनफॉर्चुनेटली ये 3 ही लोग थे, 2 ही बचते हैं, क्योंकि एक बंदे को करौली यहीं पर पकड़ लेता है और उसकी शरीर की सारी हड्डियों को तोड़ तोड़ करके उसे मार देता है। जिसके
जिसके बाद ये लोग किसी तरह से उस ग्रेवयार्ड से फार्म करके भाग ही रहे थे कि इतने में ही पीछे से विक्टर क्रॉली उस पर लगे हुए डोर का एक रॉड निकालता है और सीधा बेन की तरफ फेंक देता है, जिससे अनफॉर्चुनेटली वो रॉड उसके पैर के अंदर धस जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ क्रॉली उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि इतने में ही थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए बेन उस रॉड को ना निकाल करके बल्कि क्रॉली के ही सर के आर पार कर देता है, जिससे क्रॉली की वहीं पर डेथ हो गई। जिसके बाद ये दोनों खुशी खुशी वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मैरी को उसके ही फादर की बोट मिल जाती है, जिसपे बैठ करके ये लोग फाइनली अब यहाँ से सेफली बचकर जा रहे हैं। पर इतने में ही हम क्या देखते हैं, पानी के अंदर से क्रॉली मैरी को खींच लेता है, जिस वजह से बेचारी मैरी पानी में गिर जाती है। लेकिन इतने में ही वो देखती है बेन का हाथ उसके सामने है, जो कि उसकी हेल्प करने के लिए उसे ऊपर खींच रहा था, तो वो उसे अपना हाथ दे देती है। पर जैसे ही वो ऊपर आई तो उसने देखा कि वो हाथ बेन का ही था, पर बॉडी बेन की नहीं है। क्रॉली ने उसका हाथ काट करके नीचे लटकाया हुआ था, जिस वजह से वो बेचारी काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि बेन के साथ भी वही हुआ जो कि बाकी लोगों के साथ हुआ था। इसके बाद क्रॉली उसे मारने के लिए भी उसे पकड़ लेता है और बेचारी मैरी बस चीखती ही रह जाती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी का सेकंड पार्ट भी है, यदि आप नीचे 100 कमेंट कर दोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए अपलोड कर दूंगा। बस वेट है तो सिर्फ 100 कमेंट्स का। यदि पसंद आई हो और सेकंड पार्ट चाहते हो तो प्लीज कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। ऐसे ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए हमारे चैनल सस्ता एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।